स्वागत है आप सभी का बच्चों कक्षा 3 की विज्ञान की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं एक नए पाठ का आज आपकी पाठ्य पुस्तक विज्ञान की दुनिया से। आज हम करेंगे पाठ 6 हमारा ब्रह्मांड, और इसमें हम पढ़ेंगे वायु, जल तथा मौसम। परिचय किस किस के बारे में पढ़ेंगे हम? वायु, जल और मौसम। तो आइए शुरुआत करते हैं वायु से। हमारी पृथ्वी वायु से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। वायु के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि सभी सजीव वस्तुओं को श्वास लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों, हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ क्या है? वायु है, और इसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। ये वायु से घिरी हुई है पृथ्वी, और जो वायु है वो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है, क्योंकि वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। वायु कई गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन वायु में उपस्थित सबसे साधारण गैसें हैं। ऑक्सीजन श्वास लेने के लिए आवश्यक है। हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन हमारे भोजन को जलाने में सहायता करती है। ऑक्सीजन के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में वे ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। नाइट्रोजन भी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो वायु जो है हमारे चारों तरफ, वायु में कई तरह की गैसें हैं बच्चों। उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एक बहुत साधारण गैस है, परंतु ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम श्वास लेते हैं तो उसी के द्वारा हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन और क्या कार्य करती है? ये हमारे भोजन को जलाने में सहायक होती है, और पौधे भी अपना भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? वो वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका प्रयोग करते हैं। और इस प्रक्रिया में ये जो पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। नाइट्रोजन भी आवश्यक होती है हमारे लिए। हम वायु को देख, सूंघ या स्पर्श नहीं कर सकते, परंतु हम इसे महसूस कर सकते हैं। जब जीव जंतु तथा मनुष्य श्वास लेते हैं, वे वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। ये देखिए वायु तथा जल के उपयोग। यहाँ बच्चों आपको दिख रहा होगा इस चित्र में, देखिए जल में मछलियाँ भी हैं। इनको भी जल की आवश्यकता है, मछलियाँ, वरना मछलियाँ कैसे जिंदा रहेंगी? हमें श्वास लेने के लिए हम देखिए वायु की आवश्यकता होती है। कितनी अच्छी जगह, सुंदर जगह पे ताज़ी ताज़ी हवा, जब हम बाहर जाते हैं सुबह सुबह तो हमें ताज़ी हवा मिलती है, ये भी कितनी आवश्यक है। आओ करके सीखें। चलिए अब कुछ मज़ेदार करते हैं। दी गई वस्तुएं जिस मौसम में उपयोग की जाती हैं, उस मौसम के सामने उनका नाम लिखिए। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं बच्चों, और इन चित्रों में कुछ वस्तुएं बनी हुई हैं, उनके नाम भी हैं। अब ये वस्तुएं किस किस मौसम में इस्तेमाल होती हैं, उनके नीचे मौसम के नाम दिए गए हैं, उसके सामने उसका नाम हम लिखेंगे। पहले तो हम ये पढ़ते हैं वस्तुएं क्या क्या हैं। कूलर, छतरी, आइसक्रीम, कैप, स्वेटर, रेनकोट, झाड़ू। कूलर कौन से मौसम में हम इस्तेमाल करते हैं? गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में कूलर का इस्तेमाल होता है। और क्या चीज़ हम गर्मी के मौसम में उपयोग करते हैं? आइसक्रीम खाते हैं। जब बहुत गर्मी लगती है तो हमें कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन करता है तो हम आइसक्रीम खाते हैं। मानसून, जब बारिश होती है बहुत, तब कौन सी चीज़ उपयोग में आती है? छतरी और रेनकोट। तो यहाँ लिखते हैं हम छतरी और रेनकोट। ठीक है बच्चों। पतझड़। अब पतझड़ में क्या होता है? पत्ते गिरते हैं पतझड़ में। पतझड़ में पत्ते गिरते हैं बहुत, तो झाड़ू से
पत्तों को साफ करने की ज़रूरत होती है, झाड़ू, और क्या, देखिए कूलर भी हो गया है, आइसक्रीम भी हो गए, रेनकोट, छतरी। अब बचा है कैप और झाड़ू और स्वेटर। ठीक है, तो झाड़ू का उपयोग तो पतझड़ में हो गया, और सर्दी में हम कैप पहनते हैं और स्वेटर पहनते हैं। तो कैप और स्वेटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में बच्चों? अब हम पढ़ेंगे जल के बारे में। जल प्रकृति का एक उपहार है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यह समुद्रों, महासागरों, तालाबों, नदियों, झीलों, कुओं आदि में पाया जाता है। जल सभी सजीव वस्तुओं के लिए आवश्यक है। ज्ञानवर्धक तथ्य: सभी वयस्क मनुष्यों के शरीर का लगभग 2/3 भाग जल से बना होता है। तो बच्चों, ये जो जल है हमें प्रकृति से एक उपहार स्वरूप मिला हुआ है, और पृथ्वी की सतह जो पर लगभग 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। अब इसमें समुद्र, महासागर, तालाब, नदियाँ, झील, कुएं ये सब हैं, और जल जो है वो सभी जितने भी सजीव वस्तुएं हैं उनके लिए अति आवश्यक है। ये टोटी, इसमें से भी जल आता है, ट्यूबवेल, ये सब जल के स्रोत हैं। ये नलकूप। जल 3 रूपों में पाया जाता है। जल के अब रूपों के बारे में पढ़ते हैं। ठोस, बर्फ, तरल, जल, तथा गैस, वाष्प। जल के 3 रूप हैं जो बदलते रहते हैं। द्रव, जल को ठंडा करके ठोस बर्फ में बदला जा सकता है। अब ठोस मतलब बर्फ को क्या करते हैं, बर्फ को गर्म करके द्रव में बदला जा सकता है। द्रव मतलब जल में। इसे अधिक गर्म करके गैस, वाष्प में बदला जा सकता है। अब जब और ज़्यादा गर्म करते हैं हम जल को तो वो भाप बनता है। वाष्प मतलब भाप। वाष्प को ठंडा करके पुनः जल में बदला जा सकता है, और उस भाप को ठंडा जब हो जाता है वो भाप दोबारा से जल में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए बच्चों, जल को वाष्प में बदलने को वाष्पीकरण कहा जाता है। जब जल को हम वाष्प में बदलते हैं, भाप में बदलते हैं, उसे कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्प को वापस जल में बदलने को संघनन कहा जाता है। अब देखिए 3 स्वरूप जो जल के हैं, ठोस, तरल और गैस। ठोस में बर्फ, तरल जल और गैस वाष्प। जल की विशेषताएं। जल एक आश्चर्यजनक तरल पदार्थ है। जल ऊपरी सतह से निचली सतह की ओर बहता है। इसका निश्चित आकार नहीं होता। यह उस बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें इसे रखा जाता है। हम जल को देख, चख, महसूस कर सकते हैं तथा पी सकते हैं। शुद्ध जल स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन होता है, जबकि समुद्र का जल नमकीन होता है क्योंकि इसमें कई लवण घुले होते हैं। अब देखिए, जल जो है उसको जब आप जल को किसी भी चीज़ में डालिए तो ऊपरी सतह से वो निचली सतह में जाता है, नीचे से ऊपर कभी नहीं जाता है जल। और जिस बर्तन में हम जल को रखते हैं वो उसी का ही आकार ले लेता है। इसको हम देख सकते हैं, चख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और ये जो शुद्ध जल होता है वो कैसा होता है? उसका कोई स्वाद होता है जल का? नहीं, जल का कोई स्वाद नहीं होता, बस स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है, उसका कोई रंग भी नहीं होता है, उसकी कोई खुशबू भी नहीं होती है। और जो समुद्र का जल होता है वो नमकीन होता है। जल के उपयोग, क्या क्या उपयोग हैं जल के? जल का उपयोग पीने, भोजन पकाने, वस्त्र धोने, नहाने, बर्तन धोने, फर्श साफ करने, पौधों में जल देने आदि के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं जल के। अब हम पढ़ते हैं जल चक्र। क्या है ये जल चक्र? प्रकृति में जल का रूप बदलता रहता है। सूर्य की गर्मी के कारण तालाबों, समुद्रों, नदियों, झीलों आदि की सतह से जल वाष्पित हो जाता है।
जल वाष्प ऊपर ऊंचाई तक जाती है तथा संघनित होकर बादलों का रूप ले लेती है। जब बादलों में जल की मात्रा भारी हो जाती है तब यह वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। वर्षा का जल फिर से नदियों, झीलों, तालाबों तथा समुद्रों तक चला जाता है। प्रकृति में जल चक्र एक नियमित प्रक्रिया है। ये देखिए बच्चों, ये है जल चक्र। समुद्र, झील, जो भी पानी का स्रोत है, वहाँ से जैसे ही जब सूरज की गर्मी पड़ती है तो वो वाष्प बन के वो जल ऊपर उड़ता है। वहाँ जाके क्या होता है, ठंडा होता है, ये वाष्प ठंडा होता है, संघनन की प्रक्रिया होती है, उससे बादल बनते हैं। और जब बादलों में वाष्प अधिक हो जाता है तो वो क्या होता है, फिर से बारिश के रूप में, वो वर्षा के रूप में नीचे आता है, धरातल की ओर जल आता है। फिर से ये कहाँ चला जाता है, वर्षा का जल नदियों, झीलों, तालाबों और समुद्रों में चला जाता है। तो ये जो जल चक्र है ये एक नियमित प्रक्रिया है, ये नियमित रूप से होती रहती है। पहाड़ी क्षेत्रों में बादल इतने ठंडे होते हैं कि इसमें जल जम जाता है तथा बर्फ की परतों का रूप ले लेता है। अतः पहाड़ों पर बर्फ गिरती है। प्रत्येक वस्तु बर्फ से ढक जाती है। हमारे देश में दिसंबर तथा जनवरी के महीनों में जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में बर्फ गिरती है। अब बर्फ कैसे गिरती है, जब ये पहाड़ी क्षेत्र होते हैं इसमें बादल इतने ठंडे हो जाते हैं कि उसमें भी जो जल होता है बादलों में वो जम जाता है और बर्फ की परतों का रूप ले लेता है। अब पढ़ेंगे हम मौसम। मौसम वर्ष भर बदलता रहता है, पूरे वर्ष मौसम में बदलाव आता है। यह हर समय समान नहीं रहता। कुछ दिन चमकीले तथा धूप भरे होते हैं, कुछ सूखे या गीले, कुछ ठंडे या गर्म, कुछ बादलों से घिरे तथा कुछ पवन भरे होते हैं। मौसम सूर्य, बादलों, वर्षा तथा पवन पर निर्भर करता है। जो मौसम किस पर निर्भर करता है, सूर्य, बादल या वर्षा, इन पे मौसम, या पवन जो हवा चलती है उस पे निर्भर करता है मौसम। सूर्य गैसों की लगातार जलती हुई एक बड़ी गेंद है। यह हमें ताप तथा प्रकाश देता है। पृथ्वी पर मौसम अधिकतर सूर्य की स्थिति पर निर्भर करते हैं। ये गैस का गोला बोलते हैं ना इसको, सूर्य को। तो इसमें गैसों में लगातार एक जलती हुई एक बड़ी सी गेंद कहलाता है सूर्य। और ये हमें क्या देता है, गर्मी देता है, प्रकाश देता है। सूर्य पृथ्वी को गर्म रखता है। गर्मियों के समय यह चमकीला होता है, मौसम गर्म होता है। दिन सदैव रात से गर्म होते हैं क्योंकि दिन के समय सूर्य चमकता है। दोपहर के समय यह बहुत गर्म होता है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी तथा प्रत्यक्ष रूप से सिर के ऊपर पड़ती हैं। अब गर्मियों में सूर्य कैसा होता है, बिल्कुल चमकीला सूर्य होता है और मौसम भी बहुत गर्म होता है। रात के विपरीत दिन जो होते हैं वो गर्म होते हैं क्योंकि दिन के समय सूरज बिल्कुल अच्छे से चमकता है। और दोपहर भी बहुत गर्म होता है क्योंकि सीधी सूर्य की जो सीधी किरणें होती हैं वो कहाँ पड़ती है, सिर के ऊपर पड़ती हैं हमारे। सुबह तथा शाम के समय ठंडा तथा सुहावना होता है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। रात दिन से ठंडी होती है। बादल दिनों को ठंडा बनाते हैं क्योंकि वे सूर्य को अपने पीछे छिपा लेते हैं तथा सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकते हैं। वे रात को गर्म बनाए रखते हैं क्योंकि वे पृथ्वी की गर्मी को पृथ्वी से निकलने नहीं देते। अब बादल जो हैं वो दिनों को ठंडा कैसे बनाते हैं, क्योंकि सूर्य को वो अपने पीछे छिपा लेते हैं तो सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर नहीं पड़ती हैं वे। और ये जो बादल हैं ये रात को गर्म कैसे बनाए रखते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी की जो गर्मी होती है ना वो पृथ्वी से बाहर निकलने नहीं देते हैं। वर्षा मौसम को ठंडा कर देती है। यह गर्मी के दिनों में अत्यधिक आराम देती है। अत्यधिक वर्षा बाढ़ का कारण बन सकती है। वर्षा फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है, परंतु सर्दियों में वर्षा मौसम को वास्तव में अत्यधिक ठंडा कर देती है। जब एक लंबे समय तक वर्षा नहीं होती तब मौसम सूखा हो जाता है।
आपने देखा होगा जब वर्षा होती है, बारिश जब होती है तो कितना सुहावना मौसम हो जाता है, ठंडक पड़ जाती है, गर्मी से राहत मिलती है। और लेकिन अत्यधिक वर्षा अगर होती है तो वो बाढ़ का कारण भी बनती है, और एक लंबे समय तक अगर वर्षा नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है। पवन किसे कहते हैं? पवन, बहती हुई वायु को पवन कहा जाता है। पवन भी मौसम को प्रभावित करती है। गर्मियों में बहुत गर्म पवन मौसम को बहुत गर्म बना देती है। सर्दियों में अत्यधिक ठंडी पवन मौसम को अत्यधिक ठंडा बना देती है। भूमि जल से बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। अब जो बहती हुई वायु होती है उसको पवन कहते हैं। अब क्या होता है, ये पवन भी मौसम को बहुत अधिक प्रभावित करती है। कैसे? गर्मियों में अगर गर्म पवन चल रही है तो वो बहुत गर्म बना देती है मौसम को, और ठंड में सर्दियों में अगर बहुत अधिक ठंडी पवन चल रही है तो वो मौसम को अत्यधिक ठंडा कर देती है। मृदु तथा धीमी पवन को मंद समीर कहा जाता है। यह ठंडी तथा सुहावनी होती है। अत्यधिक तेज पवन को तूफान कहा जाता है। यह अत्यधिक विनाश का कारण बनता है। गर्मियों में चलने वाली गर्म पवन को लू कहा जाता है। वे अनाकर्षक तथा असुविधाजनक होती हैं। जब सर्दियों में पवन बहती है तो वह मौसम को बहुत ठंडा कर देती है। जो मंद मंद धीमी धीमी पवन चलती है उसको मंद समीर कहते हैं, और ये ठंडी होती है तथा सुहावनी, मौसम सुहावना हो जाता है। और जो बहुत तेज़ पवन जब चलती है तो वो तूफान का रूप ले लेती है। गर्मियों में जो गर्म हवा चलती है उसे लू कहा जाता है, जो कि बहुत अच्छी नहीं लगती, वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, असुविधाजनक होती है वो बहुत। ऋतु, मौसम हमारे प्रतिदिन के जीवन में बदलाव का कारण बनता है। इसके कारण हमारे भोजन की आदतें, वस्त्रों तथा दूसरे कार्यों की आदतों में बदलाव आता है। जब महीनों तक मौसम एक समान रहता है तो इसे ऋतु कहा जाता है। भारत में 3 मुख्य ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, शीत तथा वर्षा ऋतु। मौसम में जो प्रतिदिन जो बदलाव होता है ना बच्चों, वो किस कारण होता है? जीवन में बदलाव का कारण भी बनता है। जो मौसम में बदलाव आता है इस कारण हमारे जीवन में भी बदलाव आता है, क्योंकि हमारी खाने पीने की आदतें, वस्त्रों को पहनने की आदतें, इन सब में भी बदलाव आ जाता है। और जब महीनों तक मौसम एक समान रहता है, उसमें बदलाव नहीं आता, तो उसे कहते हैं ऋतु। अब भारत में कितनी ऋतुएं हैं? मुख्य ऋतुएं 3 मुख्य ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, शीत तथा वर्षा ऋतु। एक ज्ञानवर्धक तथ्य, एक वर्ष में सबसे अधिक वर्षा 25.4 मीटर भारत के चेरापूंजी में दर्ज की गई है। अब पढ़ते हैं हम ऋतुओं के बारे में। पहला आता है ग्रीष्म ऋतु। गर्मियों के दिन लंबे गर्म तथा सूखे होते हैं। हम बाहर जाना पसंद नहीं करते। दिन के समय बहने वाली पवन को लू कहा जाता है, जैसा अभी आपने पढ़ा। हम घरों के अंदर रहना पसंद करते हैं। हम पंखों तथा कूलरों का प्रयोग करते हैं। हम हल्के तथा सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, वे हमें ठंडा रखते हैं। गर्मी में हम तैरना, आइसक्रीम खाना, ठंडा पेय पीना पसंद करते हैं। शीत ऋतु, सर्दियों में दिन रातों से छोटे होते हैं। व्यक्ति धूप में बैठना पसंद करते हैं। जब दिन बादलों से घिरे होते हैं, यह बहुत ठंडे होते हैं। हम हीटरों तथा अंगीठियों का प्रयोग करते हैं। हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, वे हमें गर्म रखते हैं। हम गर्म पेय जैसे चाय तथा कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। सुबह तथा रात के समय अत्यधिक धुंध होती है। तो बच्चों, जो शीत ऋतु होती है, जब सर्दियों का मौसम आता है तो जो दिन होते हैं वो रातों से छोटे हो जाते हैं। हम धूप में बैठते हैं ना, आप सभी बैठते होंगे धूप में। जब बहुत अधिक ठंड लगती है अंदर तो हम बाहर जाके धूप में बैठ जाते हैं, और जब दिन बादलों से घिर जाते हैं तो ठंड बढ़ जाती है। फिर हम हीटरों का उपयोग करते हैं, हीटर के सामने जाके या अंगीठी के सामने जाके बैठते हैं, गर्म चाय पीते हैं, गर्म कॉफ़ी पीते हैं, और सुबह तथा रात को बहुत अधिक धुंध भी हो जाती है। तो एक ज्ञानवर्धक तथ्य पढ़ते हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है तथा हमें गर्म कपड़ों की भी ज़रूरत
नहीं पड़ती है। अब देखिए, ग्रीष्म ऋतु में आइसक्रीम खा रहे हैं बच्चे, यहाँ शीत ऋतु तो बच्चे ने देखिए हाथ में ग्लव्स भी पहने हैं और सिर पे टोपी भी ओढ़ी है, गर्म कपड़े पहने हैं। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में क्या होता है? वर्षा ऋतु में सूर्य चमकीला नहीं दिखाई देता, यह बादलों में छिपा रहता है। अत्यधिक वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा बाढ़ का कारण बनती है, जिसके कारण अत्यधिक हानि होती है। यहाँ वहाँ सभी जगह जल होता है। वर्षा ऋतु नम तथा गर्म होती है क्योंकि वायुमंडल में अत्यधिक नमी होती है। हम वर्षा के दिनों में बरसाती रबड़ के जूते तथा छाते का प्रयोग करते हैं। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है? सूर्य बहुत चमकीला नहीं होता है क्योंकि ये बादलों में छिपा रहता है ज़्यादातर। तो और अत्यधिक वर्षा जब होती है तो बाढ़ आती है और बाढ़ से बहुत हानि होती है। वर्षा ऋतु में नमी भी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, मौसम गर्म भी होता है क्योंकि अत्यधिक नमी के कारण ये होता है। और वर्षा ऋतु में हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? छाते का उपयोग करते हैं, बरसाती पहन के बाहर जाते हैं जिससे कि हम भीग ना जाएं। यह है वर्षा ऋतु। अब स्मरणीय तथ्य बच्चों क्या है? वायु जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। वायु कई गैसों का मिश्रण है। मौसम सूर्य, पवन, बादलों तथा वर्षा पर निर्भर करता है। भारत में 3 मुख्य ऋतुएं होती हैं: गर्मी, सर्दी तथा वर्षा। तो आइए देखते हैं आपने क्या सीखा, अभी क्या समझ आया आपको इस पाठ में। सही विकल्प पर सही लगाइए। पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। वायु के बिना, ऑक्सीजन के बिना, जल के बिना। पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है वायु के बिना। जल पाया जाता है 2 रूपों में, 3 रूपों में, 4 रूपों में। कितने रूप होते हैं जल के? 3 रूपों में। दिन के समय बहने वाली पवन को कहा जाता है लू, वायु, ऋतु। जो दिन में बहने वाली पवन होती है, जो गर्म होती है, उसे कहा जाता है लू। अत्यधिक वर्षा किसके कारण बनती है? किसका कारण बनती है? अत्यधिक वर्षा किसका कारण बनती है? अत्यधिक वर्षा बनती है तूफान का कारण, बाढ़ का कारण या भूकंप का? बाढ़ का कारण बनती है अत्यधिक वर्षा। हाँ या नहीं में हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। जल केवल तरल रूप में पाया जाता है। नहीं, ये गलत है। मौसम वर्ष भर बदलता रहता है। हाँ। अत्यधिक तेज पवन को तूफान कहते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। वर्षा ऋतु में सूर्य चमकीला दिखाई देता है। नहीं, वर्षा ऋतु में सूर्य चमकीला नहीं होता क्योंकि वह बादलों में छिपा हुआ होता है। हम वर्षा के दिनों में बरसाती रबड़ के जूते तथा छाते का प्रयोग करते हैं। हाँ। आइए अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वायु कई गैसों का है। क्या है? कई गैसों का मिश्रण है। वाष्प को करके जल में बदला जा सकता है। वाष्प को ठंडा करके जल में बदला जा सकता है। जल रूपों में पाया जाता है। कितने रूपों में पाया जाता है? 3 रूपों में पाया जाता है। जल ऊपरी सतह से सतह की ओर बहता है। ऊपरी सतह से निचली सतह की ओर बहता है। निचली। अत्यधिक वर्षा का कारण बनती है। अत्यधिक वर्षा बाढ़ का कारण बनती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आप स्वयं करेंगे बच्चों। मैं प्रश्न पढ़ देती हूँ। प्रश्नों को पढ़ते हैं पहले और फिर जो अभी आपने पाठ पढ़ा है उसको एक बार फिर से पढ़िएगा, उसका अध्ययन कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप अच्छे से इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। वायुमंडल किसे कहते हैं?
जल के रूपों के नाम लिखिए। वाष्पीकरण तथा संघनन के बारे में लिखिए। मौसम किन बातों पर निर्भर करता है? ऋतुएं क्या होती हैं? भारत की ऋतुओं का वर्णन कीजिए। तो पाठ यहीं समाप्त होता है बच्चों। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए आभार।